प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में फूंकी जान। शिवमोगा और नंजनगुड में सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने झूठ फैलाने के लिए बनाया है एक इकोसिस्टम। कांग्रेस पर बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेलने का लगाया आरोप। पीएम ने बेंगलुरु में किया रोड शो। वहीं नंजनगुड में मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले नेताओं ने की धुआंधार रैलियां। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रोड शो और जनसभाओं के जरिए लोगों से मांगे वोट। जेपी नड्डा और हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोगों से वोट की अपील की। जेडीएस नेताओं ने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हक्की पिक्की जनजाति समुदाय के सदस्यों के साथ की बातचीत। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से निकाला गया है सुरक्षित। सरकार के उठाए गए सक्रिय कदमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किया आभार व्यक्त। केरल के मलप्पुरम में बड़ी नाव दुर्घटना। नाव पलटने से 16 लोगों की मौत। राहत एवं बचाव अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव कर रहे हैं प्रयास। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में दी गई है आंशिक ढील। केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार बनाए रखे है नजर। जंतर मंतर पर पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचने वाले खाप नेताओं पर पुलिस की निगरानी बढ़ी। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की गई तैनाती। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, फिल्म द केरल स्टोरी के विरोधी पीएफआई आतंकवाद आईएसआईएस का करते हैं समर्थन। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने लिया हिस्सा। कहा, जो अपने धर्म में बच्चियों को बहला फुसलाकर आतंकवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनका चेहरा द केरल स्टोरी में हुआ बेनकाब। और ताशकंद में चल रहे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं दीपक भोरिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी कर्नाटक में जमकर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भव्य रोड शो किया और 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेडीएस पर जोरदार हमला भी बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो कर जनता का अपार समर्थन मांगा। उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। रोड शो की शुरुआत थिप्पा संद्रा से हुई, जहां पीएम ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा को पुष्पांजलि अर्पित की। रोड शो का समापन ट्रिनिटी सर्किल पर हुआ। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने शिवमोगा ग्रामीण में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो उसे पिछले काफी समय से एक गुब्बारे की तरह फुला रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि वो इतनी डरी हुई, घबराई हुई है कि जो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी प्रचार के लिए लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर
हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी सभा को नंजनगुड में संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर कर्नाटक की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने परिवारवाद, तुष्टीकरण और राज्य में विकास को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर हमला बोला। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। पीएम ने अपनी यात्रा के दौरान नंजनगुड में प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और राज्य के लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की। माना जाता है कि मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। दक्षिण की काशी कही जाने वाली इस जगह पर स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। कर्नाटक से आयशा खानम के साथ नीरज और शैलेंद्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने कर्नाटक में रविवार को अपना दमखम दिखाया। रैलियों, रोड शो, प्रेस वार्ता के द्वारा सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने अपने विपक्षियों पर निशाना साधा। सोमवार को आखिरी दिन के प्रचार से पहले आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में प्रचार अभियान बहुत जोर शोर से जारी है। बीजेपी समेत अन्य दलों के स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट और बेलगावी में रोड शो और रैली के माध्यम से प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और भगवान राम के बाद बजरंगबली के अपमान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंगबली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के PF-I पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के कई हिस्सों में प्रचार किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगे। हरपनहल्ली में जेपी नड्डा ने रोड शो किया तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस को घेरा। असम के सीएम ने कांग्रेस पर PF-I जैसे देश विरोधी संगठन का सहयोग करने का आरोप लगाया। When we ban PF-I or in the nation, even many Congress leaders wholeheartedly welcome the move. You have not seen a single press conference by any senior leader of the Congress party in entire nation condemning the PF-I ban. जहां भाजपा कर्नाटक के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं कांग्रेस नेता भी लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि कर्नाटका में इंग्लिश भाषी लोग हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, पंडित नेहरू जी ने बनवाए। तो यहाँ पे अगर हम शिक्षा को मजबूत कर लें, तकनीकी शिक्षा, IT की शिक्षा, तो ये प्रदेश देश क्या पूरी दुनिया में अपने बच्चों युवाओं को भेज पाएगा कि अच्छी नौकरियां करें। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रचार किया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने भी प्रेस वार्ता करके भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहां गृह ज्योति योजना है,
गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है। ये योजनाएं यो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय की बाइक पर सवार नजर आए। कर्नाटक में जेडीएस के तमाम नेता भी अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। रविवार को भी जेडीएस नेताओं ने जनता से समर्थन मांगा। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में मतदान होना है और सोमवार शाम तक प्रचार थम जाएगा। उससे पहले सभी दल अपनी हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। कर्नाटक के चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल के मलप्पुरम जिले के तानूर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक पर्यटक नाव के पलटने से 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में सूडान से आए लोगों से बातचीत की। हक्की पिक्की जनजाति के सदस्यों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई हिंदुस्तानी कहीं फंस जाता है तो वे सोते नहीं हैं। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष जारी है। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहां छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा, लूट भी चल रही थी तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी। तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। और हमें खुशी है कि आज देश के 4000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए, ये देश की ताकत है। देश की ताकत कभी मत भूलना। भूलोगे क्या? ये देश आपके लिए करता है। हाँ, कभी भी जीवन में किसी भी मदद करने का मौका आए ना, हमेशा करना। मदद कैसे काम आती है वो आपने देखा है। कुछ भी नहीं बचा सर जी, कुछ भी नहीं बचा। और हमारे को इतना तकलीफ में हो गए हम, हमें को बचा लो, हमें को बचा लो, हमें को बचा लो। और लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रहो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले होंगे। ऐसा होने लगा मेरे दिल में। पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए, बच्चा कैसे खोल जाता है, उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के छोड़ दिया। धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कम। इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूं कम है सर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी एक बहुत ही चुनौती भरा बचाव अभियान रहा। हमारे दूतावास के अधिकारियों ने अदम्य साहस और समन्वय का परिचय दिया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला। Operation Kaveri was not a one-off. It was a particularly complicated operation. For various reasons, we were hesitant to speak about it too much in public. It wasn't just probity and a sense of responsibility. I was actually genuinely worried that if we highlighted the predicament in which our people were, we would be putting them in danger. In the case of Operation Kaveri, we brought back
almost 4,000 people, and broadly about 11-12% of them were inhabitants of Karnataka state. मणिपुर में हिंसा के बाद अब तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। हालात की समीक्षा के बाद जहां कर्फ्यू में ढील दी गई तो बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। विभिन्न राज्यों के लोग अपने गृह राज्य की ओर लगातार जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रविवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक ढील दी गई। इस दौरान लोगों ने जरूरी चीजों की खरीदारी की। कर्फ्यू में ढील के दौरान इंफाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुले रहे। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और राज्य सरकार तथा विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत के बाद कर्फ्यू में ढील दी गई। इस बीच केंद्र सरकार भी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ घटनाएं घटी, उसको बड़ी ही तत्परता के साथ बहुत ही सौहार्द वातावरण में वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। वहाँ सब सुरक्षित है और वहाँ शांति व्यवस्था कायम है। मणिपुर में आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की है। सेना और असम राइफल्स ने इस दौरान लगभग 23,000 आम लोगों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया। सेना ने बताया कि बचाव अभियान शुरू होने के बाद से हिंसा की कोई बड़ी वारदात सामने नहीं आई है। कर्फ्यू में ढील की समय सीमा खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने कई जगह फ्लैग मार्च भी किया। कल की तुलना में आज मणिपुर यहाँ इम्फाल शहर में और फ्रिंज एरिया में भी काफ़ी शांति है। अभी टेंशन ज़्यादातर शहरों में और ज़्यादातर वैली में रिलीज्ड है, काफ़ी कम हो गया है। बहुत ही अब सस्पिशन और र्यूमर भी काफ़ी कम हो गई हैं। लोगों की कंप्लेंट्स भी जो आ रही हैं वो भी कम हो गई हैं। मणिपुर में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कई राज्य भी कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के छात्रों को मणिपुर से वापस लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मणिपुर में स्थिति उस समय बिगड़ गई थी जब 3 मई को चूड़ा चांदपुर जिले के टोरबुंग क्षेत्र में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाए गए एक जनजातीय एकजुटता मार्च के दौरान राज्य के कुछ भागों में हिंसा भड़क गई थी। ये लोग अनुसूचित जनजाति के स्तर के लिए मेतेई समुदाय की मांग के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इसके बाद विभिन्न जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुछ पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। पहले पहलवानों ने किसी भी राजनेता को प्रदर्शन में आने से मना किया था, लेकिन अब न केवल तमाम दलों के राजनेता बल्कि किसान नेता और खाप नेता भी लगातार जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। और अब ये साफ दिख रहा है कि मामले में राजनीति साफ तौर पर की जा रही है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में पिछले 2 हफ्तों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन का रंग ढंग बदलता जा रहा है। इस बीच आरोप लग रहा है कि इस धरना प्रदर्शन में अब खिलाड़ी तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवियों का तांता एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के विरोध के नाम पर किए गए घेराव और दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ की गई घेराबंदी के बाद अब एक बार फिर से उन्हीं लोगों के द्वारा दिल्ली को घेरने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पुलिसकर्मी कैमरों से हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन के रंग ढंग में बदलाव किया है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब इन खिलाड़ियों की मांगें एक के बाद एक पूरी होती रहीं, तो फिर नए मांगों के साथ ये अपने धरना प्रदर्शन को क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भी इन खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। इतना ही नहीं, पहले अपने मंच पर राजनेताओं को जगह देने से मना करने वाले इन प्रदर्शनकारियों ने बाद में कई नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया और अब तो कुछ खाप पंचायतों और कुछ किसान संगठनों के लोग भी दिल्ली के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में शामिल खिलाड़ियों ने हाल ही में अपने मुख्य पेशे यानी कि खेल में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया और इन्हीं के विरोध की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भी दिल्ली से निकलकर कजाकिस्तान चला गया।
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस धरना प्रदर्शन का असली मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा के सोहाना में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में द केरल स्टोरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह हिंदू और ईसाई समुदाय की बेटियों को बहला फुसलाकर आतंकवाद से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि जब कुछ राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध करते हैं तो असल में वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं। फिल्म आई है द केरल स्टोरी। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि आतंकवाद में और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को कैसे बहलाकर फुसलाकर उनको जोड़ा जाता है अपने साथ। अगर वो हां कर दें तो आतंक के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अगर वो ना कर दे तो उनको गोली मारने तक का काम भी कर दिया जाता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, वो इस फिल्म का विरोध करते हैं। अगर वो इस फिल्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। विदेश राज्य मंत्री और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत के ऑर्डर को डिस्चार्ज के तरीके से प्रस्तुत कर रही है और कोर्ट के ऑर्डर के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार ही घोटालेबाजों की सरकार है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना जोड़ी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे। और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है, क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई। ये तो पूरी सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ईमानदारी की बात कर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी, ये सरकार आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। हम सबको पता है कि एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं, और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था, और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में जन चेतना सभा का आयोजन किया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित दिल्ली भाजपा के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। 2 मंत्री जेल में हैं, लेकिन इनको लज्जा नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। आज सीबीआई ने सिर्फ अभी एक बार बुलाया है, लेकिन आप लोगों के बीच में कहकर जा रहा हूं, अपनी ताकत पर, अपने विश्वास पर भरोसा रखिए। अरविंद केजरीवाल का दिवाली से पहले पहले क्या हर्ष होगा, मैं आज बताते जा रहा हूं। हर चोर का अंजाम वही होता है जो मनीष सिसोदिया का हुआ है, जो सत्येंद्र जैन का हुआ है, वही केजरीवाल का भी होगा। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को एक रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर शानदार 95 रन बनाने में कामयाब रहे, तो वहीं कप्तान संजू सैमसन ने बेहतरीन 66 रन की पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 55 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने मैच की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर जीत अपनी टीम की झोली में डाल दी।
तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।